friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit both the managing committee and the CHS members. It has very simple language articles, draft of various applications, webinar videos, and more will be added as and when time permits. Objective of webinar is to create special bondings, which is not physically possible. Note that social bonding is very much necessary to avoid disputes and live in peace. Our webinar is for free knowledge and experience sharing, conducted in non-technical simple language, which can be understood by everyone. Today's topic is nomination, that is provisional membership, how it is done, required documents, when to grant, that is when can society grant, when can society refuse, what are the various rights of provisional memberships, whether provisional member has voting and contesting election rights वगैरह वगैरह। आप सबको पता ही है कि नॉमिनी का मतलब है नॉमिनी ओरिजिनल ओनर का सिर्फ एक टाइटल ओनर का प्रतिनिधि है। ही इज ए ट्रस्टी। सिंपल शब्दों में सोचेंगे तो ही इज जस्ट लाइक ए केयरटेकर, ए चौकीदार, a security guard, a watchman, nothing else. Nominee has no rights to sell or to lease or transfer or again renominate because he is not the title owner. So only a title owner कौन है? जिसका नाम एग्रीमेंट में है। जिसका नाम एग्रीमेंट में है उसी का नाम आई रजिस्टर में होगा। जिसका नाम आई रजिस्टर में है उसी का नाम सिर्फ और सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट। अब चूंकि नॉमिनी यानी प्रोविजनल मेंबर, जिसको बाद में प्रोविजनल मेंबर बनाया जाता है, नॉमिनी टाइटल ओनर नहीं है, भले वो लीगल हायर ही क्यों ना हो, लेकिन वो टाइटल ओनर नहीं है। नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो वसीयत नहीं होता है। इट इज नॉट ए टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट एंड कैनॉट बी टेकन एज द लास्ट टेस्टामेंटरी विश ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब है ओरिजिनल फ्लैट ओनर। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेशन अंडर द सक्सेशन लॉज, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कि नॉमिनी कौन है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं नॉमिनी हूँ, ये रहा मेरा नॉमिनेशन फॉर्म, बट स्टिल उसके पास में मालकाना हक यानी ओनरशिप राइट फ्लैट का कभी भी नहीं हो सकता है। ए माइनर पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड प्रोवाइडेड द ओनर और द एग्जीक्यूटर ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म अपॉइंट्स ए लीगल गार्डियन फॉर द माइनर। How many nominees can be nominated? There is no limit. You can nominate one person or you can nominate even 10% also. There is no limit to it. Non-natural persons cannot be nominated. जैसे कि legal entities है, firms है, वगैरह वगैरह. They cannot be nominated. Nomination form is not equal to a will document. Will means वसीयत. Nomination will only endorse society membership. सोसाइटी का मेंबरशिप का वैल्यू क्या है? 250 रुपया, या बहुत बहुत होगा तो आजकल जो नया फैशन निकला है 500 रुपया। बट ही नेवर गेट्स प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स। नॉमिनी बिकम्स लायबल फॉर ऑल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लायबिलिटीज ऑफ सीएचएस। कई बार ऐसा होता है कि नॉमिनी बोलता है कि मैं नॉमिनी हूं तो मैं प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। प्रॉपर्टी का मालिक तो नहीं हो सकता है, लेकिन नॉमिनी बनने के बाद में जो मृतक है, जो डिसीज्ड मेंबर है, उसके कोई भी अगर लाइबिलिटीज वगैरह है, उसका कर्जा है या कुछ भी उसका बैंक का लोन है या गवर्नमेंट का ड्यूज वगैरह है, तो उसकी लाइबिलिटी इस नॉमिनी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाता है डिसीज्ड ओनर के बिहाफ में। नॉमिनी इज ओनली ए चौकीदार, ए ट्रस्टी, ए केयर टेकर ऑफ द नॉमिनेटर। व्हाट इज हिज पर्पस? सिंपली टू टेक केयर ऑफ अफेयर्स ऑफ सोसाइटी अफेयर्स। सोसाइटी के देख रेख में का जो जिम्मेदारी है, सोसाइटी का मेंटेनेंस उस फ्लैट का, वो सारी जिम्मेदारी उस नॉमिनी की बन जाती है। अभी जब एमसीएस एक्ट अमेंड हुआ 2019 में, तो एक नया क्राइटेरिया क्रिएट किया गया, नया पदवी क्रिएट किया गया, नया टाइप ऑफ मेंबरशिप क्रिएट किया गया। उसको बोलने लगे प्रोविजनल मेंबरशिप। शब्द ही प्रोविजनल है, इट्स नॉट ए मेंबरशिप, इट इज ओनली ए प्रोविजनल मेंबरशिप। प्रोविजनल मेंबर बनने के बाद में ही बिकम्स ए फुल फ्लेज्ड मेंबर
to the extent of certain things. I'll explain. So provisional member becomes a member and is liable for society outstanding dues. अगर पिछला ओनर का कोई ड्यूज वगैरह बाकी है तो वो जो प्रोविजनल मेंबर बनता है वो उस सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग ड्यूज के लिए लायबल हो जाता है. प्रोविजनल मेंबर विल बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्यूपायर इफ इज ऑक्यूपाइंग द फ्लैट. कानून में अभी तक ऐसा कुछ भी राइट नहीं दिया हुआ है कि प्रोविजनल मेंबर को उस फ्लैट में रहने का हक दिया गया हुआ है. ऐसा कोई राइट एमसीएस एक्ट में नहीं दिया हुआ है. सो इन अदर वर्ड्स, प्रोविजनल मेंबर इज लायबल फॉर सोसाइटी आउटस्टैंडिंग ड्यूज and will be classified as an occupier for purposes of filing recovery proceedings for outstanding dues pending against the flat. आपको ये बता दूं कि जो रिकवरी ड्यूज होती है वो कोई इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में फाइल पेंडिंग नहीं होता है, वो फ्लैट के अगेंस्ट में हमेशा पेंडिंग दिखाया जाता है. फ्लैट का उस समय जो मालिक है या ऑक्यूपायर है वो जवाबदार होता है ये सब चीजों के लिए. अब नॉमिनी बनने के लिए मकान मालिक ही जो है, ओनर है, जो टाइटल ओनर जो है, उसको क्या करना है? उसको ट्रिप्लिकेट में 3 फॉर्म ट्रिप्लिकेट में सोसाइटी को सबमिट करना है. अगर मानो सोसाइटी में उस फ्लैट के लिए, फ्लैट नंबर 101 के लिए देर आर 2 ओनर्स, अनिल एंड अनीता. तो अनिल विल एग्जीक्यूट हिज ओन नॉमिनेशन फॉर्म फॉर हिज ओन शेयर and Anita will execute another nomination form for her own share. तो अगर ये माना जाए कि 2 ओनर है तो 2 नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सिंगल फॉर्म एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे आप. एक आदमी अगर जॉइंटली एग्जीक्यूट किया हुआ है तो सेकंड, जब तक दोनों नॉमिनी जो ओनर नहीं मर जाते हैं तब तक नॉमिनेशन फॉर्म को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे आप. ये नॉमिनेशन फॉर्म को 2 विटनेस से अटेस्ट करना है. 2 विटनेस का सही होना है, उसके अंदर नाम एड्रेस होना है. अगर ये 2 विटनेस नहीं है नॉमिनेशन फॉर्म पे किसी कारणवश तो ये नॉमिनेशन फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा. सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से एक नॉमिनेशन फॉर्म फ्री है, मतलब आप बगैर चार्जेस के सोसाइटी में वो नॉमिनेशन फॉर्म को फाइल कर सकते हो. लेकिन अभी सेकंड टाइटल ओनर या थर्ड टाइटल ओनर या फोर्थ टाइटल ओनर ने अपना अपना हिस्से के लिए नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया हुआ है. तो हर नॉमिनेशन फॉर्म के लिए बायलॉ में शायद 50 रुपया या 100 रुपए का प्रोविजन दिया हुआ है. तो हर नॉमिनेशन फॉर्म के लिए सोसाइटी को एक अलग से 100 रुपया देना है नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में. उसके बाद में सोसाइटी का रबर स्टैंप और सिग्नेचर लेना है, एक्नॉलेजमेंट. और ये थर्ड कॉपी में होगा वो चीज, मतलब फर्स्ट कॉपी मास्टर कॉपी हुई, सेकंड कॉपी सोसाइटी जब आपका नॉमिनेशन फॉर्म एडमिट कर लेगा, रजिस्टर में एंट्री कर लेगा, तो सेकंड फॉर्म पे सेक्रेटरी का सिग्नेचर, तारीख, रेजोल्यूशन नंबर, नॉमिनेशन का रजिस्टर नंबर का एंट्री नंबर, वो सब एंट्री करके आपको सेकंड फॉर्म तब दिया जाएगा. अभी तुरंत आपको थर्ड नॉमिनेशन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट के साथ में आपको वापस मिल जाएगा. आपको ये जो थर्ड नॉमिनेशन फॉर्म है इसको प्रिजर्व करके रखना है प्रॉपरली. और जब आपको सेकंड नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी के एंडोर्समेंट के साथ में मिलेगा, एंडोर्समेंट का मतलब है सोसाइटी को मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में लेगी, नॉमिनेशन फॉर्म चेक करेगी कि सब ठीक ठाक है या नहीं है, जो ओनर है उसी ने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है कि और किसी ने फाइल कर दिया है, ये पहले ही कोई नॉमिनेशन था उसने फाइल कर दिया हुआ है. ये सब काउंटर चेकिंग होता है मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में. और ये सारा काम टिपिकली सेक्रेटरी की जिम्मेदारी में होता है. जब सेक्रेटरी बोल देता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, नॉमिनेशन फॉर्म मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में अप्रूव किया जाता है. इट हैज टू बी कंपल्सरीली प्रपोज्ड बाय सो एंड सो पर्सन, सेकेंडेड बाय सो एंड सो पर्सन. अगर किसी को ऑब्जेक्शन लेना है इस नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर तो उसको वहीं पे दर्ज करना है. और जब तक वो ऑब्जेक्शन पूरा नहीं हो जाता तब तक नॉमिनेशन फॉर्म को पेंडिंग में रखा जाना चाहिए. अब बात आती है सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की, कि सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को प्रोविजनल मेंबरशिप फॉर्म कैसे रेफ्यूज करना है और कैसे एक्सेप्ट करके ग्रांट करना है. अगर सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को ये पता चलता है कि मेंबर जो फ्लैट ओनर है जो गुजर गया, अगर वो डिफॉल्टर है या द ओरिजिनल ओनर इज लायबल
फॉर सेक्शन 88 रिकवरीज, कभी कभी पुराना जो ओनर था उसके ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स वगैरह का चार्ज लगा हुआ है, प्रूव हो गया हुआ है, लेकिन वो किसी कारणवश गुजर गया और वो रिकवरी का अमाउंट बाकी रह गया, ऐसे लोगों का भी नॉमिनेशन फॉर्म पेंडिंग रखा जाएगा, रिफ्यूज किया जाएगा कि आप उसका ओरिजिनल मेंबर का 100 रुपये बाकी है उसको भर दो 88 सेक्शन के अंडर में, तो आपका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको प्रोविजनल मेंबर बनाया जाएगा। दूसरा, ओरिजिनल मेंबर डिफॉल्टर है, सोसाइटी का 200 रुपये बाकी है, उसको भरो पहले, फिर आपका प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट किया जाएगा। अगर किसी कारणवश ओरिजिनल मेंबर का फ्लैट मॉर्गेज्ड है बैंक के पास में, या किसी कोई लीगल नोटिस आया हुआ है ओरिजिनल मेंबर के लीगल हायर्स का या क्लेमेंट्स का, या कोई प्राइवेट लेंडर का ही नोटिस क्यों नहीं है, लीगल नोटिस क्यों नहीं आया हुआ है, या रिस्ट्रेनिंग नोटिस बाय स्टैट्यूटरी एजेंसीज। स्टैट्यूटरी एजेंसीज का मतलब हो गया जैसे जीएसटी अधिकारी हो गया, जैसे इनकम टैक्स अधिकारी हो गया, जैसे बीएमसी का असेसमेंट अधिकारी हो गया, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का असेसमेंट अधिकारी हो गया, वगैरह वगैरह। या यानी कोई भी कोर्ट ऑर्डर भी आके पड़ा हुआ है सोसाइटी के नाम पे कि इस फ्लैट के ऊपर ये प्रॉब्लम है, ये पैसा पेंडिंग है, वगैरह वगैरह, ये लीगल लिटिगेशन पेंडिंग है, इस फ्लैट को ट्रांसफर ना किया जाए या एलियनेट ना किया जाए या थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट ना किया जाए। ये सारी कंडीशंस पे सोसाइटी को प्रोविजनल मेंबरशिप नहीं ग्रांट करना चाहिए। ये सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की लायबिलिटी है कि अगर वो डिफॉल्टर है, अगर वो इस सेक्शन 88 का रिकवरी का लायबिलिटी है उसके ऊपर, या तो फ्लैट मॉर्गेज है। फ्लैट मॉर्गेज का मतलब आप देखिए कैसा होता है कि जब बैंक लोन एनओसी के लिए वो मेंबर आपके पास आता है तो सोसाइटी लिख कर देती है कि इसका मॉर्गेज हम अपने रिकॉर्ड में मार्क करेंगे और फर्दर ट्रांसफर्स या सेल वगैरह वगैरह, सेल हो, गिफ्ट डीड हो, रिलीज डीड हो, या बाकी कोई भी तरीके से हम इसमें कोई भी एंडोर्समेंट करने अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर आपने ऐसा अंडरटेकिंग दे दिया बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो आप प्रोविजनल मेंबरशिप भी नहीं ग्रांट कर पाओगे, कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है तो भी नहीं ग्रांट कर पाओगे, और अगर कोई लीगल लिटिगेशन पेंडिंग है, मानो मालिक का 2-3 लीगल हायर है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, बीवी है, वगैरह वगैरह, अगर उन्होंने कोई कोर्ट में केस कर रखा है तो भी आप ये प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट नहीं कर पाओगे। आपको जानकारी में ये बता दें कि नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप नॉमिनी अपने सिर्फ वारिसदारों को ही बनाओ या लीगल हायरों को ही बनाओ। आप नॉमिनी वो नीचे जो भाजी वाला बैठा हुआ है उसको भी बना सकते हो, आप अपने दोस्त को भी बना सकते हो, वो दूध वाला है, पान वाला है, किसी को भी बना सकते हो। कोई बंदिश नहीं है कि नॉमिनी आप अपने लीगल हायर को ही बनाना चाहिए, और ऐसे केसेस हैं ऑलरेडी। 1-2 वेबिनार के पहले मैंने ये बताया था कि कई बार क्या होता है कि 20 बरस से आप उस पान वाले के पास में जाते रहते हो, अच्छा लगने लगता है, एक दिल का रिश्ता हो जाता है, फिर उसके मन में उसके प्रति अच्छी भावनाएं आती हैं, तो वो बहाव में बह के वसीयत भी उसके नाम पे, वसीयत में भी एक छोटा सा हिस्सा उसके नाम पे बना सकता है, पूरा वसीयत भी उसके नाम पे बना सकता है, नॉमिनेशन भी उसके नाम पे बना सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी कोई बंदिश नहीं है कि नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ लीगल हायर को ही बनाना चाहिए। सोसाइटी विल एक्सेप्ट नॉमिनी फॉर्म्स, नॉमिनेशन फॉर्म्स, record it in MC meeting. Secretary will sign and stamp nomination form, enter into nomination register, and give original signed second copy of nomination form to the owner जिसने नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट किया, मकान का मालिक, फ्लैट का मालिक। और उसको वो ये जो कॉपी है, सेकंड वाली कॉपी जिसमें नॉमिनेशन का पूरा डिटेल्स है, ओरिजिनल कॉपी जिसमें सोसाइटी के सेक्रेटरी ने ठप्पा लगाया हुआ है, अपना साइन किया हुआ है, एमसी रेजोल्यूशन का डेट डाला हुआ है, नॉमिनेशन रजिस्टर में एंट्री सीरियल नंबर डाला हुआ है, देन ओनली दिस नॉमिनेशन फॉर्म्स बिकम्स लीगली इन्फोर्सेबल। जैसे मैंने पहले बताया कि बायलॉज के हिसाब से फर्स्ट नॉमिनेशन फॉर्म इज फ्री, ऑल सब्सिक्वेंट नॉमिनेशन फॉर्म इज टू बी चार्ज 50 रुपीज और 100 रुपीज, जो भी आपके अप्रूव्ड बायलॉज में ये रिकॉर्डेड। अगर अप्रूव्ड बायलॉज में 50 रुपीज है तो 50 रुपीज देना, अगर आपके अप्रूव्ड बायलॉज में 100 रुपीज है तो 100 रुपीज देना।
ये बायलॉ के ऊपर है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मॉडल बायलॉज में जो लिखा हुआ है वही उसी पे आप लगे रहोगे। प्रोविजनल मेंबर को किसी भी प्रकार का एनओसी नहीं देना चाहिए, गैस के लिए हो या पासपोर्ट के लिए हो या कुछ भी हो। इट शुड नॉट बी गिवन टू प्रोविजनल मेंबरशिप बिकॉज ही इज एन ओनली प्रोविजनल मेंबर टू डील ओनली विद सोसाइटी अफेयर्स। ही इज नॉट ए फुल फ्लेश्ड मेंबर। फुल फ्लेश्ड मेंबर बनने के लिए उसको हाई कोर्ट से, अगर मुंबई शहर में प्रॉपर्टी है तो उसको मुंबई हाई कोर्ट से या तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनवा के लाना है, और अगर वसीयत है उसके फेवर में तो वसीयत का प्रोबेट करा के लेके आना है। जैसे मैंने बताया कि नॉमिनी तो लोकल पान वाला भी हो सकता है, लेकिन जो गुजर गया उसकी बीवी भी हो सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, किसी कारणवश नाराज होकर उन्होंने उसको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन कानून के हिसाब से, मतलब हिंदू सक्सेशन, हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उनका हक बरकरार है, फिक्स्ड है, फाइनल है, वो क्लेम कर ही सकते हैं ये सब चीज, इवन दो द नॉमिनेशन स्टैंड्स इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी। अगर प्रोविजनल मेंबर फ्लैट मॉर्गेज है या डिफॉल्टर लायबल है, वो सेक्शन फ्लैट ओनर लायबल है सेक्शन 88 के रिकवरीज के लिए, या कोई प्राइवेट लेंडर का भी नोटिस आके पड़ा हुआ है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और बैंक का मॉर्गेज दिया हुआ है, या कोई सरकारी एजेंसीज के रिस्टर्निंग नोटिस आके पड़े हुए हैं, या कोई कोर्ट ऑर्डर आके पड़ा हुआ है, या लीगल हायर्स का कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट में, तो ऐसी हालत में अगर मैनेजिंग कमेटी ने प्रोविजनल मेंबर को अलाउ कर दिया बेचने के लिए या फर्दर मॉर्गेज करने के लिए या लीज करने के लिए या थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने के लिए, then the entire managing committee becomes liable, criminally liable for cheating, fraud, misrepresentation, breach of trust वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो सोसाइटी शुड नेवर ग्रांट even a provisional member to that person. Now, a nominee, when he applies for provisional membership, what all documents is required to be given to the society? उसमें से एक होता है नोटराइज्ड कॉपी ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, जो सेकंड कॉपी जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर सोसाइटी का सेक्रेटरी ठप्पा है, नॉमिनेशन रजिस्टर का सीरियल नंबर है वगैरह वगैरह। दैट इज योर सेकंड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म। उसकी कॉपी नोटराइज करके एप्लीकेशन के साथ में सोसाइटी को देनी है। और क्या देना है? इंडेमनिटी बॉन्ड। वो जो बायलॉज में 200 रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड लिखा है वो नल एंड वॉइड है। बायलॉ बहुत पुराना है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट बदली हो गया है, अभी इंडेमनिटी बॉन्ड 500 रुपया के ऊपर किया जाता है। सो इंडेमनिटी बॉन्ड ऑन 500 रुपीज स्टैम्प पेपर विल बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल द नॉमिनीज। अगर समझो नॉमिनेशन फॉर्म में 4 लोग हैं तो एक सिंगल इंडेमनिटी बॉन्ड में चारों नॉमिनी को, सोसाइटी को इंडेमनीफाई करना है अगेंस्ट एनी क्लेम्स, लॉसेस, लीगल डिस्प्यूट्स, और उस इंडेमनिटी बॉन्ड में उसको अंडरटेकिंग लेना है सारे नॉमिनीज को कि मैं ये प्रोविजनल मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस नॉमिनेशन फॉर्म, हेंस मैं ये फ्लैट बेचूंगा नहीं, ये फ्लैट में मॉर्गेज नहीं करूंगा, या मैं लीज पे नहीं दूंगा, या मैं कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं करूंगा मैं। और उसके साथ में उसे मेंबरशिप एंट्रेंस फीस का एक चेक देना है। अगर 4 नॉमिनी है तो 400 रुपए देना है, और अगर एक नॉमिनी है तो 100 रुपए का मेंबरशिप एंट्रेंस फीस देना है। और उसके साथ में चूंकि वो मेंबरशिप ट्रांसफर होगी उसके अंदर, भले वो प्रोविजनल मेंबर ही क्यों ना हो, पर रिकॉर्ड में तो लेना है उसको, इसके लिए उसको 500 रुपया मेंबरशिप ट्रांसफर फीस भी देना है, और उसके साथ में ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट देना है। आप ये ध्यान रखिए कि जब तक नॉमिनल मेंबर नॉमिनी को प्रोविजनल मेंबरशिप नहीं बनाया जाता, उसका कोई भी हक सोसाइटी के कामकाज में नहीं होगा। इसके लिए उसको ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट भी देना कंपलसरी है, ताकि उसका नाम वगैरह एंडोर्स किया जा सके। अब शेयर सर्टिफिकेट पे क्या एंडोर्स करना है? शेयर सर्टिफिकेट, अभी जैसे नॉमिनी का नाम है अनिल है और अनीता है, तो सोसाइटी क्या लिखेगी? अनिल शर्मा, अनीता शर्मा, और एक रिमार्क मारेगी नॉमिनी।
उसी नाम के आगे एज नॉमिनी लिखना है उसको, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर भी। और सेम चीज आई रजिस्टर में एंट्री के समय भी वहीं पे भी यही लिखना है, नॉमिनी। ये क्यों लिखना है आपको? जब आप नॉमिनी लिखोगे तो नॉमिनी चाह कर भी उस चीज को बेच नहीं पाएगा, क्लेम नहीं कर पाएगा किसी चीज को। और वो अगर डिस्प्यूट क्रिएट करता है तो सर्च रिपोर्ट के समय ये सारा डिटेल्स उसके सामने आ जाता है। कई सोसाइटी प्रिकॉशन के तौर पे अगर डिस्प्यूट आया हुआ है या सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को ऐसा भ्रम होता है या ख्याल आता है कि प्रिकॉशनरी तौर पे हम इसको बोले कि आप न्यूज़पेपर में इसका नोटिस पब्लिश करो। तो जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी दे सकते हो, दो लोकल न्यूज़पेपर में, कोई भी सस्ता वाला न्यूज़पेपर होगा उस तालुका में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे मानो उदाहरण के तौर पे अगर मुंबई शहर में प्रॉपर्टी, तो मुंबई शहर में जो लोकल न्यूज़पेपर है सबसे सस्ता वाला है, तो भी उसको दो न्यूज़पेपर में नोटिस देना है। ये नोटिस सोसाइटी के लेटर हेड के अंदर में देना है, नॉमिनी नहीं देना है, नॉमिनी से मत दिलवाइए, सोसाइटी के लेटर हेड से देना है, इनवाइटिंग एनी ऑब्जेक्शंस वगैरह वगैरह, एनी क्लेम्स, सो एंड सो। तो मैनेजिंग कमेटी को अपने मीटिंग में क्या देखना है? तो जो उसकी एप्लीकेशन आई है नॉमिनी को, उसको स्क्रूटिनाइज करना है प्रॉपरली। वो जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो देखना है कि वो 500 रुपए पे है या नहीं है। इंडेमनिटी बॉन्ड शुड बी ड्यूली नोटरी रजिस्टर्ड। नोटरी रजिस्टर का मतलब है नोटरी के पास में भी एक रजिस्टर होता है, उसका नोटरी का सीरियल नंबर उस इंडेमनिटी बॉन्ड में डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड नोटरी रजिस्टर। It does not have much legal value, but it definitely has some legal value during times of dispute. The managing committee will see that the membership transfer fee checks, जैसे मैंने पहले बताया, membership entrance fees और membership transfer fees, ये आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, न्यूज़पेपर में नोटिस छापा या था नहीं था। मैनेजिंग कमेटी को ये देखना है कि भाई इस फ्लैट के अगेंस्ट में कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो नहीं है, कोई रिकवरी तो नहीं बाकी है, कोई सरकारी नोटिस तो आके नहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। जैसे मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुका, वो सारी चीजें आपको उस मैनेजिंग कमेटी को देखना है। फिर मैनेजिंग कमेटी को ये भी देखना है अपने सोसाइटी के रिकॉर्ड में उस इंडिविजुअल फ्लैट का रिकॉर्ड फाइल निकाला जाएगा और उसमें देखना है कि भाई कोई क्लेम्स पेंडिंग तो है तो नहीं है, कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है। जैसे अनिल शर्मा के नाम पे अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है, कोर्ट का नोटिस आता है, तो सोसाइटी क्या करती है, कोर्ट का नोटिस का जो पेपर आता है उसको मेंबर के इंडिविजुअल फाइल में लगाना है, अलग से कोई फाइल में नहीं लगाना है। तो ये सारी चीजें चेक करेंगे। उसका मेंटेनेंस बिल देखेंगे कि इसका कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज है या नहीं है। उस इंडेमनिटी बॉन्ड में देखेंगे कि नॉमिनी ने अंडरटेकिंग की दिया है या नहीं दिया हुआ है, कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, मैं इसे मॉर्गेज नहीं करूंगा, मैं इसे लीज नहीं क्रिएट करूंगा, मैं इसको एलिनेट नहीं करूंगा, मैं कोई थर्ड पार्टी राइट नहीं क्रिएट करूंगा, वगैरह वगैरह। ऑल्सो इट हैज टू चेक जो नॉमिनेटर है जिसने नॉमिनेशन फॉर्म बनाया वो फ्लैट ओनर था भी या नहीं था, या पिछले 2-3 मैनेजिंग कमेटी ने नॉमिनेशन फॉर्म आया आग बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लिया और रिकॉर्ड भी कर लिया। तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी हैज टू टेक आउट इंडिविजुअल मेंबर्स फाइल और उस फाइल में उसका एग्रीमेंट देखना है और ये देखना है कि जिसने ये नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट किया हुआ है वो फ्लैट का मालिक है भी या नहीं है और उसका नाम फ्लैट के एग्रीमेंट में दर्ज है या नहीं है। अगर ये सारी चीजें ठीक ठाक लगती है मैनेजिंग कमेटी को, तो मैनेजिंग कमेटी शुड पास एमसी रेजोल्यूशन, कमिटी रेजोल्यूशन टू ग्रांट प्रोविजनल मेंबरशिप। जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो सोसाइटी का मैनेजर या सेक्रेटरी नॉमिनेशन रजिस्टर में उसका एंट्री करेगा। एंट्री एंडोर्स होगा सही सिक्के ऑफ द सेक्रेटरी से, वही सही सिक्का नॉमिनेशन के फॉर्म में भी एंडोर्स होगा। नॉमिनेशन रजिस्टर का सीरियल नंबर, सिर्फ एमसी रेजोल्यूशन से काम नहीं बनने वाला है, नॉमिनेशन रजिस्टर में एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक 5-1 साल के बाद में डिस्प्यूट होता है, आदमी 20 साल तक जिंदा रह गया, नॉमिनेशन फॉर्म कई बार बदली कर दिया उसने, या वही नॉमिनेशन फॉर्म 20 साल तक पड़ा हुआ है, तो इट हैज टू बी अल्टीमेटली चेक्ड, इट हैज टू बी ड्यूली स्क्रूटिनाइज्ड। टिपिकली इट हैज टू बी डन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी और एंड द मैनेजर ऑल्सो। और अगर कोई लीगल एडवाइजर है सोसाइटी का तो उससे ये स्क्रूटिनी करवा के उसे प्रॉपर रिपोर्ट लेके
फिर उस रिपोर्ट को मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में लेके बेस्ड ऑन दैट मैनेजिंग दैट लीगल एडवाइजर्स रिपोर्ट यू शुड कैरी फॉरवर्ड। अब आता है कि प्रोविजनल मेंबर एक बार बन गया, आदमी बन गया प्रोविजनल मेंबर। कई बार क्या होता है कि प्रोविजनल मेंबर, फ्लैट ओनर है जो है वो अपने प्रोविजनल मेंबर अपने बेटे को बना देता है, अपनी बेटी को बना देता है, अपने बीवी को बना देता है वगैरह वगैरह, तो उसे वहां पे रहने का अधिकार मिल जाता है ऑटोमेटिकली, है क्योंकि वो एक्ट में ही है उसके अंदर, उसका सक्सेशन एक्ट में ही है उस चीज। लेकिन अगर किसी कारणवश वो प्रोविजनल मेंबर नॉमिनी वो किसी दोस्त को बना गया है, वो या पान वाले को बना गया हुआ है, तो अब वो पान वाला आके ये तो नहीं बोल सकता कि मुझे प्रोविजनल मेंबर बनाया हुआ है, अब तुम लोग खाली करो बीवी बच्चे, चलो भागो यहाँ से, मेरे को मेंबर प्रोविजनल मेंबर बनाया हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे आके रहूंगा। कानून में अभी तक ये प्रावधान या प्रोविजन नहीं दिया गया है कि प्रोविजनल मेंबर को रहने का अधिकार दिया गया है। और ऐसे टाइम पे अगर उसके लीगल हायर्स, बीवी बच्चे जो भी कोई है, अगर सोसाइटी को लीगल नोटिस देती है तो वो प्रोविजनल मेंबरशिप के एप्लीकेशन को एबेंस में रखा जाना है, सस्पेंड करके रखा जाना है, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करना है। सो राइट्स ऑफ प्रोविजनल मेंबर हैज एनी एंड ऑल राइट्स ऑफ मेंबर विच इंक्लूड्स, प्रोविजनल मेंबर वोटिंग भी कर सकता है, प्रोविजनल मेंबर इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, वो चेयरमैन भी बन सकता है, सेक्रेटरी भी बन सकता है, ट्रेजरर भी बन सकता है। और अगर मैनेजिंग कमेटी में नहीं है और मैनेजिंग कमेटी को कभी कोऑप्शन की जरूरत पड़ी, किसी वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे कोऑप्शन की जरूरत पड़ी, तो प्रोविजनल मेंबर अगर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैनेजिंग कमेटी इस प्रोविजनल मेंबर को मैनेजिंग कमेटी बना सकती है उसको ऑप्शन के माध्यम से। प्रोविजनल मेंबर कैन डिमांड एनी एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स that are there inside the society records except those documents which belongs to any other। प्राइवेसी डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं पूछ सकता है, उसके अलावा हर कोई डॉक्यूमेंट जो सोसाइटी के रिकॉर्ड में है, ऑल रजिस्टर्स, एनी एंड ऑल ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट्स, एजीएम नोटिस एजेंडास, मिनट्स, एसजीएम का भी सेम, मैनेजिंग कमेटी का भी सेम, सारा कुछ पूछ सकता है। प्रोविजनल मेंबर को पार्किंग राइट्स का भी अधिकार है। आप ये नहीं बोल पाओगे कि भाई तुम तो प्रोविजनल मेंबर हो, तुमको पार्किंग राइट नहीं है, ऐसा नहीं बोल पाओगे। प्रोविजनल मेंबर कैनॉट नॉमिनेट एनीबडी सिंस ही हिमसेल्फ इज ए नॉमिनी एंड नॉट ए फ्लैट ओनर। तो ये सारी चीजें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल जस्ट कंक्लूड इन 1 or 2 minutes। सोसाइटी को ये ध्यान रखना है, आपको भी यही ध्यान रखना है अगर आप टाइटल ओनर हो, कि आपका नाम फ्लैट के एग्रीमेंट में होना जरूरी है। आपका नाम सिर्फ और सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट में इसके लिए आप नॉमिनेट कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग। यू आर नॉमिनेटिंग बेस्ड ऑन दैट यू आर द प्रॉपर्टी ओनर। A nomination form becomes legally null and void if it is received from anybody after the death of its member। Sometimes what happens कि वो मकान मालिक जो है, फ्लैट मालिक है, वो नॉमिनेशन फॉर्म बना देता है, किसी कारणवश सोसाइटी को नहीं दे पाता है वो, और नॉमिनेशन फॉर्म बनाने के बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर मुरा जाता है, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी के रिकॉर्ड में नहीं जा पाया तो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में भी नहीं ले पाएंगे आप। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं लिया तो अप्रूव भी नहीं होगा, और आई रजिस्टर और नॉमिनेशन रजिस्टर में भी आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। सो और कोई आके देता है, उसकी बीवी बोलती है कि नहीं इन्होंने एग्जीक्यूट किया था, बच्चा बोलता है एग्जीक्यूट किया था, वो पानुला आके बोलता है कि मेरे फेवर में एग्जीक्यूट किया था, तो नॉमिनेशन फॉर्म कैन बी टेकन एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम द टाइटल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर नॉमिनी फिर से प्रोविजनल मेंबर बनने के बाद में अगर नॉमिनी फिर से नॉमिनी करता है दूसरे को, तो दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। इफ देयर इज ए स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड, स्पेसिफिक क्लॉजेस कि मैं इस आदमी को अधिकार देता हूं मेरे बिहाफ में नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट करे, मैं सिटी से बाहर हूं, मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं,
लेकिन ये मैं एक एम्बेसी एंडोर्स्ड पावर ऑफ अटॉर्नी भेज रहा हूँ सुरेश भाई के नाम पे। सुरेश भाई नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूट कर सकता है, और मैं चाहता हूँ कि सुरेश भाई सिर्फ मेरे बिहाफ में साइन करे। नॉमिनेशन फॉर्म पे सारे नाम जो मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर में लिखा है वैसे ही वो दर्ज करेगा। तो देन स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन फाइल नॉमिनेशन फॉर्म with the society, provided there is a clause that he can, in the power of attorney, that he can file nomination form and the nominee names are also mentioned in the power of attorney. A power of attorney document is not a nomination form under the MCS Act, so that has to be taken care of. अभी पावर ऑफ अटॉर्नी आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी हैज टू बी स्टैम्प ड्यूटी पेड। पावर ऑफ अटॉर्नी का स्टैम्प ड्यूटी 500 रुपया है, and it has to be registered. This is 100% compulsory. Nomination form can be revoked or cancelled, and fresh nomination form can be filed by the title owner, that is the flat owner, as many times as he wants to. और उसके लिए पहले वाला नॉमिनी, जो पहले वाले नॉमिनी के फॉर्म में नाम दर्ज है, उसका परमिशन या एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। हु कैन बी नॉमिनेटेड, आप नॉमिनी किस किस को बना सकते हो? आप अपने लीगल हायर बेनिफिशियरी को नॉमिनी बना सकते हो। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है वगैरह वगैरह, उनको नॉमिनी नहीं बना सकते आप। नॉमिनी खाली नेचुरल पर्सन को बना सकते हो। नॉन लीगल हायर और ए नॉन रिलेटिव कैन बी नॉमिनेटेड। ए माइनर, a mentally or physically disabled person can be nominated, provided there is a proper delegated legal representative or a legal guardian. A local pan wala, a local bhaji wala, local doodh wala can be nominated. An unknown but existing alive person can be nominated. You cannot nominate a person who has deceased. And non-Indian citizens cannot be nominated. A nominee cannot nominate himself or anybody. I have already explained to you the step-by-step procedure कि आपको कैसे करना है वगैरह करके। सोसाइटी का काम है कि शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखने के बाद में ब्रैकेट में नॉमिनी लिखना है। आई रजिस्टर में भी सेम टू सेम एंट्री करनी है, और वो ये ध्यान रखना है क्योंकि आप हमेशा कमेटी में नहीं बने रहोगे। इसके लिए ये प्रोसीजर लेना जरूरी है, ताकि कभी भी नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी आती है 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, तो दैट न्यू मैनेजिंग कमेटी शुड नो कि देयर इज दिस, जो अनिल शर्मा लिखा हुआ है वो टाइटल ओनर नहीं है। हम हमेशा नॉर्मली यही प्रिज्यूम करते हैं, सोचते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखा अनिल शर्मा तो वही मकान का मालिक है। टिपिकली हर सोसाइटी में ये गलतियां होती है। लेकिन अगर आप उसके ब्रैकेट में अगर आपने नॉमिनी लिख दिया हुआ है तो ये साबित हो जाता है कि ये नॉमिनी है और इसको टाइटल ओनर राइट नहीं है। तुरंत उसका फाइल देखा जाएगा, तुरंत वो नॉमिनेशन रजिस्टर देखा जाएगा जहाँ पे वो सारा डिटेल्स दर्ज है। तुरंत वो नॉमिनेशन फॉर्म भी देखा जाएगा जो उसके इंडिविजुअल फाइल में या नॉमिनेशन फाइल में दर्ज है। ठीक है, आई हैव मोस्टली कवर्ड एवरीथिंग।